अगर किसी ने न्याय देने का काम किया, अगर कोई न्यायिक योद्धा है तो श्रद्धेय नेताजी हैं। मैं तो करता हूँ कि श्रद्धेय नेताजी एक तरीके से अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर वो भगवान के रूप में है। लोग पूछते हैं, असंख्य करोड़ों लोग पूछते हैं कि भाई अगर आप न जाति न कोई धर्म, सबको समान अधिकार देने की बात करते थे, जो कोई उनसे मिलता था उनका हो जाता था। ये ऐसे नेता थे, महान नेता। उन नेता के अंदर में, उनके मार्गदर्शन में हम सबको काम करने का मौका मिला है। हम अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं और गौरव महसूस करते हैं। आने वाले समय में श्रद्धेय नेताजी का जो सपना था कि देश की सत्ता पर जो है पीडीए के लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ पे काबिज हों, तब जाकर के सबको अधिकार और हक मिल पाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, जिस तरीके से आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी की गई मौलाना जी के द्वारा, ये ठीक है क्या? देखिए, कतई ठीक नहीं है। इसका समाजवादी पार्टी मुखालफत करती है। और इतने नहीं, आप सोचिए जो लोग सत्ता में बैठे वो लोग क्या किए, जिनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो क्यों लड़ाने का काम कर रहे हैं कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब बताओ उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी क्या औकात है? वो भाजपाइयों का चमचा है, भाजपाइयों का दलाल है। भाजपाई जो है उसको पैसे देकर ट्रोलिंग कराते हैं। वो कौन नहीं जानता है कि अमित मालवीय का आदमी है, अमित शाह का आदमी है। अमित शाह ने बस केवल, मैंने कहा ना कि अमित शाह ने केवल एक प्रयास है कि उनका कैसे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करी जाए, और लगातार बीजेपी इसी काम के लिए कर रही है। नहीं तो आज सोचो जिस तरीके से 2004 से लेकर 14 का जो एरा रहा हिंदुस्तान का, अगर 2014 से लेकर 24 तक का अगर काम किया गया होता तो आज देश कहाँ होता हमारा, हम आज कहाँ होते। लेकिन आज जितनी दुश्वारियाँ, आप सोचो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ने वाले छात्र में पढ़ाई करने जाते थे, हर परिवार के बच्चे की, हर परिवार गार्जियन सोचता था कि चलो हमारा बेटा 1 साल 1.5 साल 2 साल रह लेगा तो कम से कम कोई एग्जाम दे लेगा, एसएससी दे लेगा, हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा। आप बताओ कोई सोच सकता है क्या कि हमारा बेटा 4 साल रह के नौकरी पा जाएगा? आज कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और कैसे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन से आपने कभी सफर किया होगा तो उनसे पूछिएगा आप, वंदे भारत हो चाहे तेजस ट्रेन हो, उसमें जो बेचारे 8,000 से शुरुआत है नौकरी की, 8,000, 12,000, 10,000, 3 टाइप की नौकरियां हैं। आप कल्पना करो कि जो 8,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति, क्या वो जनरल का नहीं है, क्या वो पीडीए का नहीं है? तो आप देश में जो है लोगों को जानवर बनाना चाहिए, जानवर और हैवानियत पैदा करना चाहते हो कि भाई ठीक है तुमको बस केवल तुम्हें मरण, मतलब भूखो जो है हम मार डालेंगे, तुम्हें भूखो जो है तुम्हें बचाएंगे नहीं, तुम्हें शिक्षा नहीं मिल पाए। आप बताओ जो 10,000 नौकरी करेगा अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा क्या वो? लेकिन मऊ में उपचुनाव होने वाला है, वहाँ बीजेपी पहले से रणनीति बना रही है। उमर अंसारी, अब्बास अंसारी, तमाम लोगों को इधर उधर किया जा रहा है कि मऊ की जनता कम से कम बीजेपी की तरफ, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मऊ की जनता बीजेपी के साथ हो जाए। क्या लग रहा है अगर मऊ में उपचुनाव हुआ तो कौन जीतेगा मऊ में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लड़ाई होने वाली? आपको याद होगा मऊ में जो है एक और बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, और कितने प्रचंड वोटों से जीता था हम लोगों ने। इतने नहीं, मैं ये बात और कहूंगा आपको, अभी तो पीडीए ने अंगड़ाई ली थी तब, अब तो जो चुनाव होंगे पीडीए लड़ाई लड़ रहा है। पीडीए समाज के लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। बाई इलेक्शन होने दीजिए, इनकी हिम्मत कराएं वो, और जहां जहां हो रहा है कराएं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनके अंदर हिम्मत हो, इंसानियत हो, जिस तरीके से वोटों की चोरी कर रही है नैतिकता के आधार पर, बिहार के अंदर जो सरकार बनी हुई है वो कहते हैं कि भाई गलत वोटों से बन गए तो आप रिजाइन करके चुनाव लड़ लें, अभी मालूम हो जाएगा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन ये बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं, इनको जनता सबक सिखाएगी और पीडीए के लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता हेट स्पीच देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अगर किसी अन्य पार्टी का नेता अगर हेट स्पीच दे तो उसे पर कार्रवाई, जेल में डाल दिया जाता है? बस मैंने कहा कि यहाँ पे कानून का राज नहीं है, ये महाजंगल राज है। और बताएं, मुख्यमंत्री जी के लोग, जो करणी सेना के लोग और भी जो लोग इन्होंने बना रखी है व्यवस्थाएं, वो किस तरीके से पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं, इनको सबक सिखाने का भी काम आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला कराया। लेकिन क्या हुआ, आपका बयान काफी वायरल हो गया था, वो जिस तरीके से आपने करणी सेना पे दिया था कि 19 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से चटनी बीरों की जो हवा निकाली थी पीडीए के लोगों ने। तो आने वाले समय में 2027 में सरकार बनने जा रही है, और लड़ाई पीडीए में आप भी हो, जो पीड़ित पत्रकार हमारे साथी हैं उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। उनके जो लब है उनके आज़ाद नहीं है, उनके जुबान पर पहरा है, उस पहरेदारी को भी हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी से हमने पहला सवाल किया तो उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया, और पत्रकारों की इज्जत तो करते हैं आजमगढ़ को, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। देखिए,
समाजवादी पार्टी पत्रकारों ने सबका सम्मान करना जानती है। आप देखो जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं, मोदी जी पिछले 11 सालों में एक भी पीसी नहीं कर पाए अभी तक, तो सोचो कौन सम्मान कर रहा है। वो ऐसे पत्रकार साथ बैठते हैं, पूछते हैं कि बताओ आम चूस से खाते हो काट के खाते हो, अपने जेब में पर्स रखते हो नहीं रखते हो। तो ये ऐसे पत्रकारों के साथ वो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है सामने आके बात कर लें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, आप सबकी भी लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और आपके हक हुकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे और आने वाले समय में आपका सबका सम्मान भी होगा। बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा, लेकिन कुछ आपने देखा जिस तरीके से कहाँ गए राम सिंगार यादव जी, आप किससे कुछ कहलवाना चाहते थे, बोलिए कौन गए हूँ, कह दीजिए। चलिए, तो आपने देखा कि कुछ कहना आपकी आज पहली ज्वाइनिंग है ना? हाँ, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो कि 3 बार कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया हूँ। अच्छा, आपने कन्याकुमारी से यहाँ से आपने साइकिलिंग यात्रा की है? 3 बार। नेशनल रिकॉर्ड बुक 2007 के पेज नंबर 280 पे मेरा नाम है। और मैं विश्व का पहला व्यक्ति हूँ जो कि 24 घंटे लगातार एक्सरसाइज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो आपके मोबाइल में भी है। हरिशंकर यादव वर्ल्ड रिकॉर्ड करके कहेंगे तो आपके मोबाइल में मेरी पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। अब मेरा अगला काम है कि कुछ कारणों से मैं जेल में चला गया और मैं उन जेल की रोटियों को भी परम पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह से गले लगा और मैं उस मंजर को देखा कि वो बात समझ में आती है कि आपने अपराध किया, जेल में है। वो बात समझ में नहीं आती, आप निर्दोष हैं, आप जेल में हैं। जो भोजन अर्जक हैं, उनके बीवी बच्चे जिस दिन मिलने जाते हैं रोते चिलकते हैं, तो वो मंजर अगर आप भी देखेंगे तो वो अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। जस्टिस PN भगवती, which is 17th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने PIL दाखिल करने का एक सबको अवसर दिया कि समाज के अंदर कुछ अगर ऐसी कुरीतियाँ हैं तो उस कुरीतियों को कैसे आप जुडिशियली तोड़ सकते हैं। आप कोई भी कार्य जो है, आपको जेल में किस लिए डाला गया, क्या वजह थी? एक्चुअल वजह यह थी कि हमारे नाबालिग बेटे को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। 40 मिनट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस 307 दर्ज हुआ। वो बहुत बड़ा अपराधी है, वो इतना बड़ा अपराधी है कि पुलिस से भी रंगदारी लेता था। कौन रंगदारी लेता था? तेजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटे राम रहीम बाबा, इसी आजमगढ़ जिले का है। 15 साल तक उससे कोई अपराध की दुनिया में उससे कोई सफल नहीं हो पाया, एक छत्र राज करता था। तो कहते हैं जब पानी सर से ऊपर उठने लगता है तो कोई न कोई चीज़ से आदमी से भेंट होती है। मुझे उस अपराधी के लिए यह सिखाने के लिए कि भारत के अंदर एक कानून नाम की, वो तो ये खुलेआम कहता था, पेशे से वो अध्यापक है, जहाँ देश की प्रतिभाओं का उदय होता है वहाँ पर ड्यूटी करता है। अपने स्टाफ के साथ एक दिन कह रहा था कि देखो गोली भी मारा और सबको जेल में भी बैठा दिया। SP DM और जज को मैंने पॉकेट में रखा। मैंने उस दिन ये बात जब मेरी मिसेज ने जेल के अंदर बताया, मैंने जो है कानून की बुक जो है जेल के अंदर मंगाई। मैंने कहा मैं इस अपराधी को ये सिखाऊंगा कि भारत के अंदर एक कानून नाम की भी चीज़ है, जिस न्यायालय के सामने अच्छे अच्छे गुंडा माफिया घुटने टेकते हैं। वीटो पावर कंट्री के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की के केस में सेनेट के सामने माफ़ी मांगना पड़ा। बाबा राम रहीम जो Z+ सुरक्षा, जिसको इंडिया के अंदर 40 लोगों को Z+ सुरक्षा मिली, जिसमें एक बाबा राम रहीम को भी थी। अच्छा, वो सर, ये सर छोड़िए, आप जो मतलब आपने जब कन्याकुमारी से आपने साइकिलिंग यात्रा की तो आपको कितने दिन लगे? देखिए, मैंने 3 बार किया हूँ। पहली बार 60 रूट से 17 डेज लगा था। लंबे रूट लेह लद्दाख टू कन्याकुमारी से 21 डेज लगाया था। मतलब आप रास्ते में रुकते पीते खाते आराम से इसी तरह जाते रहे? देखिए, उस दिन 24 घंटे में एक बार भोजन करता था, क्योंकि भोजन करने के बाद नींद आती है। अगर साइकिल चला रहे हैं नींद आ रही है तो आप एक्सीडेंट, इसलिए पूरे दिन नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स जूस वगैरह लेते थे। शाम को सोने से 10-11 बजे जहाँ स्टे रहता था वहाँ पे खाना खाते सो जाते थे। सुबह फिर 4 बजे अपने रण क्षेत्र के लिए तैयार हो जाते थे। चलिए, तो आपने देखा, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़। जी बोलिए। तो मैं उस जब जेल का मंजर देखा कि गरीब बेचारे जिनके बीवी बच्चे जो हैं